गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे जो आप अभी सब्जी खाने वाले हो ना, जो भी आपकी मम्मी ने वेजिटेबल बनाई है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती कैसे उसकी जगह आप दूसरी सब्जी खा रहे होते हैं। अभी आपके पास जो खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल है ना, वो क्लाइमेट की वजह से काफ़ी चीज़ों से चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आज मान लो आप कुछ सब्जी खा रहे हो, भिंडी वगैरह, तो क्या पता है ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस हो जाती कि भिंडी इस सीज़न में होती ही नहीं। तो आज हम सभी चीज़ें देखेंगे और आप उससे पहले एक बार सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि कोई तो पंजाब में गेहूं उगा रहा है, कोई असम में टी नहीं होती जो हम चाय पीते हैं, उसको कैसे पत्तियों से तोड़ा जाता है फिर चाय बनती है, वो भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। सोच के देखिए कैसे वो वहाँ पे वो तोड़ रहा है। बट ये सारी चीज़ें हम एक ही जगह कंबाइन कर देंगे और वो बनेगा हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सोच के देखिए कैसे कोई पंजाब में गेहूं उगा रहा है, कोई असम में टी कल्टीवेशन कर रहा है, कैसे उसकी पत्तियां तोड़ के आपके लिए चाय बनने के लिए आ रही है यहाँ पे, कैसे कॉफ़ी के सीड्स को क्या कैसे कैसे प्रोसेस करा जा रहा है, फिर आप कॉफ़ी पीने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने में तो अलग अलग लग रही हैं, बट ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? हमारे चैप्टर 3 दैट इज़ एग्रीकल्चर ऑफ क्लास 8th ज्योग्राफी। ये हम आज जान लेंगे इस चैप्टर में। और आपकी जितनी भी नॉलेज चाहिए आपको सारी नॉलेज दे दी है, और इजी पीजी में आपको क्या मिलता है? नॉलेज प्लस प्लस। जितनी आपको चाहिए उससे थोड़ी एक्स्ट्रा, और कितने टाइम में? बहुत ही कम टाइम में आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएंगे आप जैसे वीडियो देखोगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। एग्रीकल्चर में बाकी एक चीज़ आप सोचते होगी कि ऐसे फसल उगाना ही बस एग्रीकल्चर है, गेहूँ, वीट, राइस, ये सभी एग्रीकल्चर है। बट आपको पता है फ्रूट्स को उगाना भी एग्रीकल्चर है। आप किसी पॉन्ड में या कहीं पे भी आप फिशीज़ को कैच करते हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा फिश ग्रो करते हैं, उनको को ब्रीड करवाते हैं, तो उसको भी, फिशिंग को भी हम एग्रीकल्चर के अंडर ही काउंट करते हैं। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। इसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या बनती है? हम फिशिंग भी कर रहे हैं, हम क्रॉप्स भी उगा रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बनी, एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं, और आप ऐड करिए इसमें क्या, हम मिल्क कहाँ से लेते हैं? आप ये बात बताइए। एग्रीकल्चर में हम उस चीज़ को काउंट कर लेते हैं जिससे हमें फूड प्रोवाइड हो रहा है। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल हस्बेंड्री से, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री भी हमारी एग्रीकल्चर के अंडर ही आती है, प्लस फिशिंग वगैरह जो कुछ भी हमारी, क्योंकि हम उसको भी खाने के लिए ग्रो करवाते हैं। तो सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड इज एग्रीकल्चर। अब ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं हम। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेरिकल्चर में क्या आता है? सिल्क वॉर्म्स होती हैं हमारी, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स ऐसे पेड़ के ऊपर छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, और वो फिर हमारे क्या बनाते हैं? सिल्क को बनाते हैं। जो हमारे सिल्क के कपड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं सफ़ेद कलर के। आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिश, पिशी, फिशी, पिशी, थोड़ा सा सेम सा नहीं लग रहा? तो इसमें हम क्या करते हैं पिशी कल्चर में? ब्रीडिंग ऑफ फिशीज। ओके, फिशीज ब्रीडिंग। और विटीकल्चर में आपने ये शायद नहीं सुना होगा किसी ने भी, जो भी हम ग्रेप्स को उगाते हैं ना, ग्रेप्स की प्लांटेशन करते हैं, उसको विटीकल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर में जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हो गई, ओके, और क्या, फ्लावर्स हो गए हमारे, और फ्रूट्स, ये सब किसके अंदर आ गए? हॉर्टिकल्चर के अंदर। बट जो ग्रेप्स की होती है उसमें क्या करते हैं हम? विटीकल्चर बोलते हैं उसको। पिसीकल्चर, फिशी, पीसी, तो इसको फिशीज ब्रीडिंग के लिए बोलते हैं। सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो पिछला भी कंप्लीट हो गया, हमने बहुत इजीली देख लिया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और एक मेरे को बात बताइए, जो भी हमारा एग्रीकल्चर होता है वो लैंड पे ही तो होता है। ये हमें लैंड दिख रही, इसी पे तो कुछ उगाएंगे। फिशीज को हमें पॉन्ड में चाहिए तो वो भी तो लैंड के ऊपर ही होंगी ना। तो हमारा जो एरेबल एरिया किसको बोलते हैं? ARABLE। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। जो एरेबल लैंड होती है ना हमारी, वो लैंड होती है जिसपे हमारी क्रॉप्स उग सकती हैं। काफ़ी सारा एरिया, जैसे यहाँ पे
हमारा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं उग सकती, ये लैंड उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो एरेबल एरिया जिसमें क्रॉप्स उग सकती हैं वो हमारा ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर का नहीं दिया हुआ, ये हमारा पूरे वर्ल्ड का एरेबल एरिया। और आप एक चीज़ सोच के देखिए, ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, और सभी कंट्रीज में कितना थोड़ा थोड़ा एरेबल एरिया है। यहाँ पे पूरे में बस ये इतना एरेबल एरिया नहीं है, बस ये वाला है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी यहाँ पे इतना नहीं है, यहाँ पे इतना एरिया नहीं है एरेबल, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बट इंडिया को देखोगे ना आप, मोस्टली एरिया एरेबल है। तो इंडिया हमारा इतनी अच्छी जगह है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट इज एरेबल एरिया। अब ये जो पीछे आपको इंसान दिख रहा है फसल्स को ग्रो कर रहा है, क्या बस इंसान की मदद से ही हमारी जो क्रॉप्स हमें ग्रो कर जाती है? नहीं होती ना। यहाँ पे सन शाइन करेगा, सन की रेज पड़ेंगी इस पर, तभी तो ये अपना खाना बना पाएंगी। खाना कैसे बनाती हैं? CO2 से प्लस सन की एनर्जी से, इनसे ये खाना बनाती हैं, प्लस वाटर चाहिए इनको। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से रिक्वायर्ड, कहाँ से मिलेंगी हमको? CO2 हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होती है, क्लाइमेट से ही, वो यहाँ पे ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं, कहीं से भी मिल रही है उनको एनवायरनमेंट से। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी क्लाइमेटिक इनपुट्स, सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप, कैसा स्लोप है वहाँ उस लैंड का, कितनी अच्छी लैंड है, सोयल कैसी है, अच्छी सोयल है, ब्लैक सोयल है, ब्लैक सोयल पे हमारी कॉटन ग्रो करती है, रेनफॉल कैसा हो रहा है। और ह्यूमन इनपुट्स क्या हो सकते हैं कि ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन ने क्या क्या मदद कर रहा है। फसल मान लो भाई बारिश नहीं हो रही इतनी अच्छी, तो ह्यूमन इनपुट क्या करेगा उसमें, अपनी मशीन के थ्रू पानी दे देगा फसलों में, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी में कुछ सीड्स वगैरह स्टोर कर लेगा फिर आगे के लिए। लेबर वो उसको, जब इस फसल को काटते भी तो हम, ये ग्रो कर गई, अब ये पक गया इस पे फल कोई, तो इसको काट के तभी तो हम खाने लायक बनाएंगे। मशीनरी का यूज़ करते हैं और केमिकल्स भी ऐड करते हैं। मान लीजिए सोइल की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, उसमें कोई हमको DAP या कुछ यूरिया वगैरह ऐड करना है, तो वो भी तो हम ऐड करते हैं ह्यूमन इनपुट्स। और ये सबसे जो इसमें दिया हुआ है फ्लो चार्ट इसका, जो हम इनपुट्स ऐड करते हैं वो क्या ऐड करते हैं, मशीनरी होगी, ट्रैक्टर वगैरह से हम उसको फसल को उगने के लिए हमारी लैंड को तैयार करते हैं सबसे पहले, है ना। फिर उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उसमें अगर सीड्स में सोयल में कुछ रिक्वायरमेंट है, केमिकल्स डालते हैं जिससे ज़्यादा कुछ कूड़ा वगैरह या जो ग्रास होता है अनवांटेड ग्रास इन द फील्ड्स वो ना ग्रो करे, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, ऐसे ह्यूमंस वगैरह स्प्रे करते हैं। फिर हमारी आउटपुट में क्या मिलता है, हमें क्रॉप्स मिलती हैं, जिसको एग्रीकल्चरल जो भी फार्मर होता है वो या तो उसको सेल कर देता है या पर्सनल यूज़ के लिए उसको घर पे रख लेता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में पर्सनल यूज़ के लिए भी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। बट फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे ना आप, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपकी फार्म लैंड्स होती हैं। मान लीजिए इंडिया में ये इतनी बड़ी फार्म लैंड है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी कोई नहीं ग्रो कर रहा। USA वगैरह में देखोगे आप, मिनिमम सब इतनी बड़ी, अगर कोई फार्मर है ना तो इतनी बड़ी लैंड पे ग्रो कर रहा है और ऊपर एरोप्लेन्स की मदद से स्प्रे करा जा रहा है। जैसे इंडिया में तो आपने ऐसे स्प्रे करता देखा होगा, वहाँ पे तो एरोप्लेन्स के थ्रू ऐसे स्प्रे, उसको भी हम देखेंगे लास्ट में चैप्टर के। तब तक हम ये देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब मान लीजिए हमारी फसल कैसी होगी, उसको क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती हैं, किन किन चीज़ों की मदद से या किन किन चीज़ों की वजह से हमारा जो आउटपुट है, मान लीजिए क्रॉप अच्छी होगी या नहीं होगी, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले आप इसी इमेज में देख लीजिए मशीनरी कैसी यूज़ हुई है, हमने सीड्स का कैसा यूज़ करा है ना, वाटर टाइम पे मिला है उसको या नहीं मिला, क्लाइमेट कैसा रहा है उसका, टेम्परेचर उसका ठीक रहा है या नहीं रहा है, हमारी जो सोयल का टाइप है वो कैसा है। जैसे ब्लैक सोयल पे तो हम ओनली ब्लैक सोयल इज कंपैटिबल फॉर, और यू कैन से ब्लैक सोयल इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो सोयल का भी तो एक फैक्टर है, हम ये तो है नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी फसल उगा सकते हैं। जिस चीज़ के लिए सोयल कंपैटिबल है वहाँ पे बस वही ग्रो कर सकते हैं। और चीज़ें आप बताइए मेरे को, टेक्नोलॉजी भी तो है कि इसका बहुत बड़ा फैक्टर। अगर टेक्नोलॉजी मान लीजिए हमारे पास, पहले आपके पास कैसे क्यूकम्बर्स आते थे, वो मोटे मोटे छिलके वाले नहीं आते थे, बट हमारे पास अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पॉली हाउसेज आ गए हैं, तो उनमें हम क्या ग्रो कर लेते हैं, जिनका छिलका ही ना उतारना पड़े। वैसे क्यूकम्बर्स आपने देखे होंगे, है ना।
तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी चेंज होता है, क्या ग्रो कर रहे हैं हम, क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकल रहा है हमारा। ये हो गया हमारा। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग आप सोच के देखिए क्या होता होगा। फार्मर ग्रो कर रहा है ना चीज़ों को, तो किस वे में ग्रो कर रहा है। ये तो है नहीं कि एक फार्मर और यूएसए का फार्मर भी, या फिर इंडिया में कोई राजस्थान वाला, जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में देखा था, आसाम में कोई टी ग्रो कर रहा है और पंजाब में कोई वीट ग्रो कर रहा है। तो दोनों की कुछ अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स होंगी, दोनों अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे होंगे चीज़ों को। ये तो है नहीं सभी इंसान बिल्कुल सेम तरीके से, मैंने ऐसा प्लस बनाया तो आपके भी नीचे यही निशान बनेगा, कोई बिल्कुल ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा। तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ फार्मिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स आर देयर, जो डिफरेंट फार्मर्स और डिफरेंट लैंड एरिया के लिए कंपेटिबल है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। ये तो हमने पढ़ लिया जैसे कोई नॉर्मल टीचर पढ़ाता, बट इजी पीजी तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएगा, बिल्कुल इमेजेस के साथ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस, सस्टेनेंस, इसको क्या बोलते हैं, बस अपना जीने का जुगाड़ करना, ठीक है। सब्सिस्टेंस, सब्सिस्ट करना, सिर्फ नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है कि एक छोटा सा फार्मर है, मान लीजिए चंदू नाम का फार्मर है, इसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, इसमें बस इतने गेहूँ उग सकते हैं कि इसके पर्सनल यूज़ में आ जाएंगे, और थोड़े बहुत इसके जो एनिमल्स वगैरह, इसने मान लीजिए एक बफेलो पाल रखी या एक काव पाल रखी है, तो उसके यूज़ में आ जाएंगे। ये दोनों खा लेंगे, इसकी फैमिली खा लेगी और इसके एनिमल्स खा लेंगे। तो इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि अपना सस्टेन करने के लिए बस इसके पास छोटा सा फार्म है और उसमें ही फार्मिंग कर रहा है। इसमें दो तरह की, फिर से इसमें दो टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव और प्रीमिटिव। प्रीमिटिव को आप कैसे याद करोगे, पुराना, प्रीमिटिव पुराना, थोड़ा सा पुराना, पुरानी सिंपल टूल्स वगैरह यूज़ करोगे। छोटा सा फार्म है आपके पास, छोटी सी लैंड है, उसमें आप कुछ ज़्यादा तो बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते ना, बड़ी मशीनरी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको तो छोटे से में करना है। मान लीजिए आप सोच के देखिए, आपको बस इतने से एरिया में आपकी सफाई करनी है, ये आपका कमरा है इतना सा, इसमें आपको सफाई करनी है, तो आप इसके लिए इतनी बड़ी मशीन तो नहीं लेके आओगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को साफ करती है। तो सेम वे में छोटे से फार्म के लिए कोई बड़ी मशीन तो नहीं लेके आएगा ना। और इंटेंसिव क्या होता है, छोटी सी लैंड है बट उसमें बहुत सारे लोगों ने लग गए, उसमें मान लीजिए छोटी सी लैंड है बट इसमें 5-6 जने लग के कुछ ऐसा ही ज़्यादा ही उगा दिया, जितना ज़मीन उगा सकती थी उससे कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिव यूज़ कर लिया उसका। इंटेंस हम बोलते नहीं, हमने आज इंटेंस वर्कआउट करा, इंटेंस स्पोर्ट्स खेले, तो इसी वे में कुछ ज़्यादा ही उस पर चीज़ें ग्रो करवा दी, ज़्यादा लेबर मिल के आया, ज़्यादा सीड्स की मदद से। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जो राइस की कल्टीवेशन होती है ना वेस्ट बंगाल में, वो इंटेंसिव ही होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सब्सिस्टेंस देख लिया हमने, खुद के लिए ग्रो करा जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट कर रहे हैं हम, सिंपल सी चीज़ है, जो नाम में लिखा है उसी चीज़ को आगे बढ़ा दो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये एरिया था, ये पूरा जंगल था, यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट। पहले लोग आए यहाँ पे लोग रहते थे, ये लोग आए, सोचा हम फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, इस इतने एरिया में हम इन्होंने कोई क्रॉप उगा ली, एक क्रॉप कटी, फिर ये लैंड यूज़ करने लायक नहीं बची, तो फिर इन्होंने इस लैंड को खाली छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे छोड़ रखा है, और आगे बढ़ गए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और फिर आगे वाले एरिया में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। फिर अब ये यहाँ तक क्रॉप उगाएंगे, फिर इस लैंड को भी ख़राब कर देंगे, फिर ये यहाँ तक क्रॉप उगाएंगे। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, अमेज़न जो हमारा रेन फॉरेस्ट है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे लोग इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करते हैं, बट ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल लगा रही है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी नोमैडिक हर्डिंग को डिस्कस करते हैं। नोमैड्स पता है कौन होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी इधर कभी उधर घूम रहे होते हैं। एक आपने काफ़ी सारे चैनल्स भी देखे होंगे, नोमैड अपना नाम लिख लेते हैं, फिर कुछ भी, जैसे नोमैड इजी पीजी। तो ये बंदा क्या कर रहा होगा,
काफ़ी जगह घूम रहा होगा, आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, काफ़ी जगह घूम रहा होगा, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में, तो ये तो घूमने के लिए हो गया। बट नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो अपने पशु नहीं होते इनको लेकर निकल जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ग्रास उगा होता है वहाँ से इनको चराते हैं, इनका दूध वगैरह निकालते हैं, जो भी ये प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। जैसे भेड़ों से हम क्या निकालते हैं, उनकी जो स्किन पे टेक्सचर होता है उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, जो उनके हेयर्स होते हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और जैसे ये देख रहे हो आप, इनको लेके जाया जा रहा है कैमल्स को। काफ़ी जगह आपने काउज़ को भी देखा होगा, जैसे हरियाणा साइड में काफ़ी सारी काउज़ लेके आते हैं, राजस्थान के लोग से या वहाँ के भी लोग। नोमैडिक हर्डर्स आपने देखे होंगे विद कैमल्स, देखे होंगे विद काउज़ देखे होंगे, है ना। अब हम देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में देखा था हमने, खुद के लिए ग्रो कर रहे हैं, बट आपने देखा है काफ़ी सारे खेतों में शुगर केन के ऐसे ऐसे खेत होते हैं। शुगर केन अब इंसान क्या करेगा, ये तो है नहीं कि अपने घर पे ले जाके उनको रख लेगा। शुगर केन एक ऐसी डंडी टाइप सा एक शुगर केन होता है, उसमें ऐसे निशान होते हैं, आप खा के देखना कभी, या मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा आपको, मैं दे दूंगा एक। तो ऐसे होता है, इनको हम काफ़ी ने गन्ने का जूस पिया होगा ना, तो वहाँ पे रखे होते हैं। तो एक गन्ने को क्या बोलते हैं हम, शुगर केन। शुगर केन फार्मिंग पता है किस चीज़ के लिए होती है, जो आप चीनी खाते हो ना घर में, शुगर खाते हो, उसके लिए होती है। तो शुगर केन घर पे रखने के लिए तो कोई बनाता नहीं, मिल में दे के आते हैं उसको, शुगर मिल्स में, और शुगर मिल्स में फिर उससे शुगर बनती है, शुगर्स को हम फिर सभी लोग यूज़ करते हैं। तो शुगर केन की जो फार्मिंग है वो कैसी है, बेचने के लिए करी जा रही है, टू सेल। तो टू सेल के लिए जो भी फार्मिंग हो रही है वो कमर्शियल होगी। कॉटन की भी सेम ही ऐसी है। कॉटन आप घर पे तो रखते नहीं, इसको उगा के ऐसी ऐसी उगती है, फिर इसको कंपनीज खरीदती हैं, इससे फिर कपड़े वगैरह बनाती है हमारी कॉटन क्लॉथ्स। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, जो आगे सेल करने के लिए हो रही है वो फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग फॉर प्रॉफिट यूज़, उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ऐसी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, अगर आप डेफिनेशंस की बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट कर दीजिएगा डेफिनेशंस पीडीएफ या क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ, या आप क्वेश्चन आंसर की एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। 5-10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। इसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर आप समझ जाओगे, और आप बना तो उसको ईजिली सकते ही हो आप, जब मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो स्टिल आपको चाहिए कुछ भी तो मेरे को कमेंट में बता देना। अब देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में पता है क्या होता है, मान लीजिए ये एक इंसान रह रहा है यहाँ पे, ये उसका क्या हो गया, होम। ये इसकी ज़मीन थी, इस ज़मीन पे यहाँ पे इसने होम के साथ में ही बना लिया, इसके एनिमल्स पाल रखे हैं इसने, ANIMALS, और यहाँ पे इसकी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये इसकी ज़मीन पे, यहीं पे तो इसने एनिमल्स पाल दिए, यहाँ पे एनिमल्स के लिए चारा उगा रहा है, यहाँ पे बाकी क्रॉप्स उगा रहा है अपने लिए या फॉर कमर्शियल यूज़, आगे बेचने के लिए। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पे लाइव स्टॉक, ये जो हमारी एनिमल्स हैं इनको भी रखा जा रहा है। और इंडिया में मोस्टली लोग यही करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी हमारी विलेजेस की साइड, इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम विलेज, तो मैंने खुद देखा ये लोग लाइव स्टॉक को रखते हैं, उसके पीछे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यहीं पे आसपास कहीं रहते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। हमने देखा था ना फार्मिंग में क्या क्या होता है, क्रॉप्स होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री होती है, और फिशिंग भी होती है ना, फिश ब्रीडिंग। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें मिक्स कर दी, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। या कहीं पे देखा आपने एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है और फिशिंग भी हो रही है, फिश ब्रीडिंग भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। प्लांट हम किसको बोलते हैं, पेड़ को। तो आप मान लीजिए किसी रबड़ के पेड़ हैं, या बनाना जो हमारा होता है, केले के पेड़ हैं, मैंगो का, ये मैंगो ट्री है, जो हमारे ये सारे ट्रीज़ होते हैं, ये सारे प्लांट्स होते हैं, या आपके टी के प्लांट्स होते हैं, या आपके कॉफ़ी के होते हैं, या आपके रबर के होते हैं। ये जो इन सब प्लांट्स को एक बड़े से एरिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। किसके लिए ये यूज़ होता है, अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं उसको प्लांटेशन फार्मिंग नहीं बोलेंगे अपने खेत में। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमने पर्सनल यूज़ के लिए लगाया, या फिर अगर हम उसको सेल भी कर रहे हैं तो इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे। तो लार्ज स्केल पे सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर इन ए फील्ड इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, इसको हम सेल करने के लिए
लगाते इतने सारे पेड़ों को, क्योंकि इतने सारे मैंगोज़ को हम घर पे तो नहीं खा सकते ना, या अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते इतने सारे, तो क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे बनानाज यहाँ पे होंगे, तो इनको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। जो हमने कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए इतने सारे प्लांट्स इन वन फील्ड लगा दिए हैं। ओके, अब मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं हम। तो ये हमारी सारी क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये बाजरा जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मिलेट्स। ओके, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा बाजरा ग्रो करता है, आपने बाजरा की चपातीस खाई है, नहीं खाई है तो अपनी मम्मी पापा से बोलना हमें ये खानी है, बहुत ही अच्छी होती हैं, ऐसे हार्ड सी होती हैं, आपको खाओगे ना ऐसा लगेगा कि आप कुछ बिस्किट टाइप सा कुछ खा रहे हो। तो ये इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेजर क्रॉप्स में क्या डिस्कस करेंगे, आपको ये तो बताएंगे नहीं ये बाजरा होता है, ये तो आपको पता होगा या इमेज से पता लग जाएगा। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनको क्या क्या कंडीशंस चाहिए, क्या क्लाइमेट चाहिए इनको, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट्स, और कैसी सोयल चाहिए, इस चीज़ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी सोयल के लिए कौन से परफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिलेट से स्टार्ट करते हैं, बाजरा कल्टीवेशन। इसमें हमको क्या चाहिए होता है, एक तो पानी इसमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेस वाटर रिक्वायर्ड। और इसको एरिया कैसे चाहिए, लैंड इसमें ज़्यादा, जब वाटर ही कम हो गया तो ऑब्वियसली ड्राई एरिया में भी ग्रो कर सकता है ये, ठीक है। और ये ड्राई एरिया हमारा कौन सा है इंडिया का, सोच के देखिए आप, जहाँ पे पानी की कमी है, सोचो सोचो, राजस्थान। हाँ, राजस्थान में ग्रो करता है ये। महाराष्ट्र साइड भी ज्वार वगैरह ग्रो करते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राइस कल्टीवेशन। राइस आपको पता है ऐसे पानी खड़ा करके खेत में तभी लगाए जाते हैं, तो सोच लीजिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है, वाटर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई। अब एक और चीज़ सोच के देखिए, राइस तो मैं आपको ऐसा याद करवा दूंगा, आप कभी बोलोगे ही नहीं। वाटर हमने ज़्यादा कब देना पड़ता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा जल्दी वाटर एवापोरेट हो जाएगा सन की एनर्जी की वजह से, फिर हमको दोबारा पानी देना पड़ेगा, फिर दोबारा एवापोरेट हो जाएगा, फिर दोबारा पानी देना पड़ेगा। तो इस वे में राइस की कल्टीवेशन में टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है, वाटर भी हाई चाहिए होता है। और ये क्लेली सॉइल में ग्रो करता है। कैसी सॉइल, जो हमारी क्लेली सॉइल होती है ना, CLAY, वहाँ पे ग्रो करता है ये, ठीक है। अब ये है हमारा कॉफ़ी का, ये जो हमारी कॉफ़ी कल्टीवेशन है, कॉफ़ी कल्टीवेशन, ये तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज़ का, है ना। इसमें आप एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए, आप फालतू दिमाग मत लगाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है। इसमें गर्मियों में कॉफ़ी ग्रो करती है। कॉफ़ी हमारी किस साइड ग्रो करती है, नॉर्थ ईस्ट साइड। जो टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन है वो हमारी उसी साइड होती है। और जो वीट की हार्वेस्टिंग होती है वो राइस के अपोजिट कर दो, क्योंकि एक टाइम पे हमने देखा ना, हरियाणा पंजाब साइड वीट प्लस राइस की एक ही साल में ग्रो करते हैं दोनों चीज़ों को। तो एक ही साल में एक ही फील्ड पे ग्रो करें, तो ये तो है नहीं कि दोनों एक ही टाइम पे ग्रो कर देंगे, नहीं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, 6 मंथ वो 6 मंथ वो। तो इसमें वाटर ज़्यादा चाहिए था, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए था, ऐसे ही इसका उल्टा कर दोगे फिर राइस बनेगा। टेम्परेचर इसमें नेगेटिव में चाहिएगा, सर्दियों में हम क्या ग्रो करते हैं, वीट की कल्टीवेशन करते हैं, फिर मार्च में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर हमारी राइस की बारी आती है। तो ऐसे ही चलता है। इसका उल्टा करा हमने, राइस में वाटर ज़्यादा चाहिए था, इसमें वाटर भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए, हो ना। और इसमें ड्रेन्ड सॉइल चाहिए हमारी। अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कहाँ ग्रो करते हैं वीट को हम, हरियाणा पंजाब साइड, इसको यूपी वाली साइड, यूपी हरियाणा पंजाब। ओके, बाजरा हमने क्या देखा था, कहाँ पे हमें ग्रो, सूखे एरिया में ग्रो करता है ना बाजरा, तो हमने देखा था राजस्थान में। टी प्लांटेशन देखते हैं अब हम। टी को ठंडक भी चाहिए और रेनफॉल भी चाहिए, पानी भी चाहिए और ठंड में भी होना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड होता है। हमारी काफ़ी सारी नदियाँ भी ना नॉर्थ ईस्ट साइड से, हमारी काफ़ी, कौन सी रिवर आती है सबसे बड़ी भी रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो क्या देखा हमने, टेम्परेचर कूलर चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो देयर, रेनफॉल भी चाहिए टी प्लांटेशन में। और ऐसे चाय की पत्तियाँ नहीं दिख रही आपको इस इमेज में, ऐसे इन चाय की पत्तियों को तोड़ के इनमें टब्स में डाल दिया जाता है और फिर इससे हमारी चाय पत्ती बनती है। तभी तो बोलते हैं चाय पत्ती कम डालो, चाय पत्ती ज़्यादा डालो। तो इस वे में बोलते हैं हम उस चीज़ को, प्रॉपर लॉजिक है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें मेज की फ़ोटो क्यों नहीं लगाई और ना ही इसको डिस्कस करें।
फोटो मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपने सभी ने देख रखी है। जो हम कॉर्न्स नहीं खाते स्वीट कॉर्न वगैरह, वो मेज को ही बोलते हैं, जो हम भुट्टा बोलते हैं जिसको। तो मेज हमारी किस टेम्परेचर क्या चाहिए होता है उसको हम अभी देख लेते हैं। इसको सारी चीज़ें मॉडरेट चाहिए भाई। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़्यादा ही कूल टेम्परेचर चाहिए, नहीं, मेरे को मॉडरेट में टेम्परेचर में काम चल जाएगा, मॉडरेट रेनफॉल में काम चल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ रह गई हमारी, जूट बैग्स होते हैं ना हमारे। जूट बैग्स कौन से होते हैं आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। जो बोरी नहीं होती हमारी, जो थोड़ा खाकी कलर के, जो ब्राउन से थोड़ा कम ब्राउन कलर होता है आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम सेइंग। जो व्हीट कलर नहीं होता, उस कलर के थोड़े थोड़े धागे वाले जो बैग होते हैं उसको जूट बैग्स बोलते हैं। और इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, वो आपको धागे देख के ऐसा लग रहा कि ये तो गर्म टाइप कुछ है, तो हॉट टेम्परेचर चाहिए आपको उसमें। और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड में मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो हमारी एयर में, थोड़े थोड़े एवापोरेशंस करके वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स आर देयर इन द एयर, दैट इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके। और हैवी रेनफॉल चाहिए। वेस्ट बंगाल और असम में हमारे जूट की कल्टीवेशन होती है। अब हम जल्दी जल्दी चैप्टर को ख़त्म करते हैं, हमने सब कुछ देख ही लिया ऑलमोस्ट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारी जो फार्म एरिया उसमें लेबर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, और हम क्रॉप्स को जो हमारा हार्वेस्ट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्लस हो सके। जैसे आप इजी पीजी पे नॉलेज प्लस नहीं लेते, आप और किसी चैनल को नहीं देखते, इजी पीजी देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि आपको नॉलेज प्लस मिलती है। तो हम फार्म से भी तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कल्टीवेशन प्लस हो, तो इसलिए हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे ट्रैक्टर्स, ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स देखने को मिल गए आपको। हमारी काफ़ी सारी मशीन्स आ गई हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी हो गया चीज़ों को ग्रो करना, क्रॉप्स को ग्रो करना, है ना। जो हमारे सीड्स की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी आपने देखा होगा ना। पहले क्या करते थे लोग, जैसे हमने वीट की कल्टीवेशन करी तो उसमें से थोड़े से एक ऐसे 50 kg वीट रखे हमने और उसको दोबारा खेत में उगा दिया नेक्स्ट ईयर। बट अब क्या करते हैं लोग, अब जितना भी वीट होता है या तो उसको सेल कर देते हैं या पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं। बट जो हमको दोबारा इसमें फार्म में वीट ग्रो करने हैं तो मार्केट से लेके आते हैं वीट के सीड्स। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो थोड़े एडवांस्ड सीड्स होते हैं, उससे हमारा कल्टीवेशन अच्छा होता है। और ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हमारे। क्रॉप रोटेशन होने लग गई है। क्रॉप रोटेशन इन द सेंस कि हमें पता लग गया कि अभी एक क्रॉप को ग्रो करेंगे ना इस सेम पे, तो इस सोइल की क्वालिटी को माइनस कर देगी, मतलब डिग्रेड कर देगी। कोई भी फसल उगती है ना, वो ज़मीन से एक न्यूट्रिएंट्स लेती है, मिनरल लेती है। जैसे फॉस्फोरस ले रही है कोई फसल, तो फॉस्फोरस इससे ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारी फॉस्फोरस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी। ये लैंड कैसी हो जाएगी, फर्टाइल नहीं बचेगी। फर्टाइल नहीं बचेगी तो फिर हमारा यूज़ ही क्या रहेगा। तो क्रॉप रोटेशन करते हैं ना हम, जैसे कहीं भी व्हीट राइस ग्रो कर लिया, नेक्स्ट ईयर हमने शुगर केन ग्रो कर लिया, तो इस वे में क्रॉप रोटेशन करते हैं। अब हम देखते हैं ए फार्म इन यूएसए वर्सेस इन इंडिया। हमने देखा था जैसे पिछली इमेज में, आपको पहले इमेज दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे फार्म्स होते हैं और इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी मशीन्स के थ्रू हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एरोप्लेन्स की मदद से हम वहाँ पे स्प्रे करते हैं। बट इंडिया में क्या करते हैं, पीठ पे वो एक कैन लटका के और फिर उसके थ्रू स्प्रे करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लैंड है, एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है, अगर है भी तो वो खुद ही ग्रो कर रहा है, किसी दूसरे को ग्रो करने नहीं दे रहा। बट यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स को एक ही आदमी ग्रो कर रहा है या कुछ कंपनीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और इसको हम देखते हैं, जो साइज है लैंड का वो इंडिया में स्मॉल है, लार्ज यूएसए में। टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रेडिशनल जो पिछले टूल्स हैं, लेबर वगैरह यूज़ करी जा रही है, यहाँ पे मशीन्स यूज़ करी जा रही हैं। यहाँ पे वीट और मेज जो हमें सेल करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए मोस्टली यहाँ पे वो होती है। बट यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है क्रॉप्स की, है ना। लेबर यहाँ पे मैनुअल लेबर है, यहाँ पे मशीन्स का यूज होता है। यहाँ पे इरिगेशन कैसी होती है, जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बट यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन होती है, स्प्रे करवा देते हैं हम। ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, पॉली हाउसेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इतना जल्दी एवापोरेट ना हो चीज़ें। बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया और थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी पीजी। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए
कुछ भी स्पेशल आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको 5-10 मिनट में अब सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ डेफिनेशन बतानी होगी। PDF चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको चाहिए। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।